आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 1 साल में अपना प्रॉफिट लगभग तिगुना कर लिया है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इस कंपनी का एक भी शोरूम नहीं है, मतलब जिसका नाम शायद ही किसी आम कस्टमर ने सुना हो। सही कहा। आमतौर पर ना वो चमकती हुई लाइट्स और बड़े ब्रांड नेम्स ही हेडलाइंस बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे कल्याण ज्वेलरी से लेके कैरेट लेन और आदित्य बिरला के नए ब्रांड इंद्रिया तक, इन सब के गहने ये एक इनविजिबल जायंट बना रहा है। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी कंपनी पर है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। एग्जैक्टली। और इनका जो तेजी से बढ़ता बिजनेस है और जो इनका नया स्ट्रेटेजिक पिवट है ना, उसको फाइनेंस की भाषा में एक मास्टर क्लास कहा जा सकता है। हाँ, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, और जो लोग अभी सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि आज का ये विश्लेषण हवाई बातों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने बहुत सॉलिड सोर्सेज यूज किए हैं इस डीप डाइव के लिए। राइट। जैसे कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, नोवामा वेल्थ की एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च अपडेट आई थी, और हाल ही में एंटरप्राइज इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड में जो रिपोर्ट्स छपी हैं, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसी कहानी बनती है जो दिखाती है कि कैसे बैक एंड सप्लाई चेन पर कब्जा करना फ्रंट एंड ब्रांड बनाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। सही पकड़ा आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके फाउंडेशन से, जो चीज इन्हें बाकियों से अलग बनाती है, यानी इनका B2B मॉडल। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस। राइट। मतलब ये कंपनी डायरेक्ट किसी कस्टमर को गहने नहीं बेचती, ये उन रिटेल जायंट्स को पावर करती है जिनसे हम और आप जैसे लोग शॉपिंग करते हैं। और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए आप, काफी लंबी और बहुत इम्प्रेसिव है। मालाबार गोल्ड, जॉय लुक्कस, सेनको, रिलायंस जूल्स, इन सबके पीछे मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्काई गोल्ड ही संभाल रही है। बाप रे, इतने बड़े नाम! और इनकी नानी मुंबई में एक फैसिलिटी भी तो है ना? हाँ, 81,000 स्क्वायर फीट की एक मैसिव सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और इस फैसिलिटी के अंदर का नजारा और भी दिलचस्प है। अच्छा, वहाँ क्या अलग होता है? वहाँ सिर्फ पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं होता। वहाँ टर्की, जर्मनी और इटली से आई हुई ऐसी मॉडर्न मशीन्स लगी हैं जो कास्टिंग और 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। वेट, क्या एक ज्वेलरी फैक्ट्री में 3D प्रिंटिंग का क्या काम? अरे बहुत बड़ा काम है। असल में जब इंटरनेशनल लेवल की प्रिसिजन मशीन्स यूज होती है ना, तो सोने की वेस्टेज लगभग खत्म हो जाती है। ओह, आई सी। डिजाइन एकदम वैसे ही बनते हैं जैसे कंप्यूटर पर सोचे गए थे, और इसका सीधा असर उनके मार्जिन्स पर पड़ता। राइट। यानी रिटेल ब्रांड्स इनके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि इनके पास सिर्फ कैपेसिटी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए आते क्योंकि इस लेवल की टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन लोकल स्केल पर आसानी से नहीं मिलती। एग्जैक्टली। अगर मैं इसको एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये कंपनी ना एक क्लाउड किचन या गोस्ट किचन की तरह ऑपरेट कर रही है। बहुत सही कंपैरिजन है। जैसे फूड डिलीवरी एप्स पर होता है ना, पकवान किसी प्रीमियम हाईटेक किचन में बन रहे हैं, मास्टर शेफ्स बना रहे हैं, लेकिन जब वो कस्टमर की टेबल पर आता है तो उस पर लेबल किसी मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट का होता है। कस्टमर को लगता है वो उस ब्रांड से खरीद रहा है, पर एक्चुअल मैजिक पीछे उस क्लाउड किचन में हो रहा है। सही कहा। और इस B2B स्पेस का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? क्या? इनको मार्केटिंग, शोरूम या रिटेल स्टाफ के कमीशन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। इनका पूरा फोकस सिर्फ एफिशिएंसी, स्केल और क्वालिटी पर होता है। अरे वाह! और शायद इसी एफिशिएंसी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए इन्होंने अपना नाम बदला है। हाँ, पहले स्काई गोल्ड लिमिटेड था। राइट, और अब स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड कर लिया है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ लेटर हेड पर नाम बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। पहले इनका पूरा ध्यान लाइट वेट गोल्ड कास्टिंग पर था। अब ये 18K गोल्ड, नेचुरल डायमंड्स और सबसे जरूरी लैब ग्रोन डायमंड्स, LGDs। हाँ, LGDs के सेगमेंट में उतर रहे हैं। पर रुकिए, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो हमेशा से इनका कोर रहा है ना? हाँ, रहा तो है। तो अचानक से डायमंड्स और खास तौर पर लैब ग्रोन डायमंड्स में इतना बड़ा शिफ्ट क्यों? क्या प्लेन गोल्ड का मार्केट इनके लिए छोटा पड़ने लगा था? देखिए, मार्केट छोटा नहीं पड़ रहा था, असल में प्रॉफिट पूल्स बदल रहे हैं। अच्छा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में वॉल्यूम जरूर होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमेशा दबा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि सोने का भाव बहुत ट्रांसपेरेंट है ना। हर किसी को पता है आज सोने का क्या रेट है, तो मेकिंग चार्जेस पर ज्यादा खिला नहीं जा सकता। हाँ, ये पॉइंट तो है। कस्टमर रेट्स चेक कर लेता है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ डायमंड स्टडेड ज्वेलरी एक हाई मार्जिन गेम है, और बात जब लैब ग्रोन डायमंड्स की आती है तो
मार्जिन और भी बड़ा हो जाता है। राइट। कंज्यूमर्स को वही चमक, वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कम दाम में मिल रही हैं, तो डिमांड आसमान छू रही है। इसलिए स्काई गोल्ड उस दिशा में पिवट कर रही है जहां पर पीस प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और इस पिवट के नतीजे इनकी बैलेंस शीट पर साफ दिख रहे हैं। बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। मैं इनके नंबर्स देख रही थी। जब इनके FY 24-25 के नंबर्स देखे जाते हैं तो लगता है जैसे किसी अग्रेसिव टेक स्टार्टअप का चार्ट हो। सही कहा। पूरा रेवेन्यू लगभग 3,548 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 103% की ग्रोथ है। मतलब एक ही साल में रेवेन्यू सीधा डबल। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की बात करें तो वो लगभग 132.7 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि 227% की ग्रोथ है, यानी प्रॉफिट तिगुना हो गया। वाओ। और सुनिए, Q3 FY 25 का अकेले का प्रॉफिट YOY बेसिस पर 309% बढ़ा है। बाप रे, 309%। ये नंबर सच में बहुत बड़े हैं। बड़े तो हैं, पर असल ध्यान इनके रिटर्न रेशियोज पर जाना चाहिए। अच्छा। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC 30% पर है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 21% पर है। वेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और वो भी कैपिटल इंटेंसिव ज्वेलरी सेक्टर में ऐसे रिटर्न रेशियोज मिलना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है ना? बिल्कुल। आमतौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 12 से 15% ROCE पर भी बहुत खुश रहता है। यहीं पर थोड़ा स्केप्टिसिज्म आता है मुझे। कैसा स्केप्टिसिज्म? देखिए, आमतौर पर जब किसी बिजनेस का रेवेन्यू इतनी तेजी से डबल होता है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन्स पर बहुत दबाव पड़ता है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्राइस कट्स करने पड़ते हैं या डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 30% का ROC कैसे आ सकता है? वैलिड सवाल है। इनके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट सॉस है जो इन्हें बाकी इंडस्ट्री से अलग बना रही है? इसका जवाब ना इनके बिजनेस मॉडल के अंडरलाइंग मैकेनिक्स में छिपा है, जिसका जिक्र उस नोवामा वेल्थ की रिपोर्ट में बहुत डीपली किया गया है। ओह, तो क्या है वो मैकेनिक? पहली बात तो इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर के मुकाबले 50% लीना है। 50%, दैट्स ह्यूज। हाँ, पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है इनका एडवांस गोल्ड मॉडल। एडवांस गोल्ड, ये क्या होता है? देखिए, अगर हम एक ट्रेडिशनल ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लें, तो उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए पहले बैंक से लोन लेकर या अपना पैसा लगाकर अपना पैसा लगाकर करोड़ों का सोना खरीदना पड़ता है। फिर वो सोना फैक्ट्री में पड़ा रहता है। अगर सोने का भाव गिरा तो इन्वेंट्री पर नुकसान होता है। राइट, और पैसों पर ब्याज अलग से लगता है। एग्जैक्टली। इस सब में उनका वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा का पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब एडवांस गोल्ड मॉडल इस पूरे रिस्क को ही खत्म कर देता है। यानी जब ये बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो इन्हें अपना पैसा सोने में फंसाना ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। जब स्काई गोल्ड, कैरेटलेन या आदित्य बिरला की किसी ब्रांड के लिए ज्वेलरी बनाती है ना, तो ये रिटेल जायंट्स उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोना एडवांस में दे देते हैं। ओह वाओ। स्काई गोल्ड का अपना पैसा सोने में नहीं लगता। वो सिर्फ उस सोने को प्रोसेस करते हैं, अपना 3D प्रिंटिंग और डिजाइन का मैजिक डालते हैं और जॉब वर्क की फीस चार्ज करते हैं। अरे वाह, तो उनका इन्वेंट्री रिस्क तो लिटरली जीरो हो गया। बिल्कुल जीरो। कल को सोने का दाम 10% गिर जाए या 20% बढ़ जाए, स्काई गोल्ड की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिना अपना कैपिटल लगाए उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है। सही समझे आप। तो प्रीमियम जब पैसा लगाना ही ना पड़े और सामने वाले के कैपिटल पर आप प्रॉफिट कमाएं, तो जाहिर है आपका ROCE तो आसमान छू लेगा। ये तो एक ब्रिलियंट वर्किंग कैपिटल मैजिक है ना? और इसके ऊपर एक और टेलविन इनके फेवर में काम कर रही है अभी। वो क्या? पिछले कुछ समय से सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से गोल्ड मेटल लोन्स यानी GML का इंटरेस्ट रेट 9% तक चला गया था, जो अब नॉर्मल होकर लगभग 3.5% पर आ रहा है। इन बोरोइंग कॉस्ट के कम होने का मतलब है कि आगे चलकर इनके मार्जिन्स में और ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो मतलब तेजी से रेवेन्यू आ रहा है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम है। राइट। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इस कैश और आगे की ग्रोथ का कंपनी कर क्या रही है? यहीं पर नैरेटिव स्काई गोल्ड 3.0 विजन की तरफ घूमता है। स्काई गोल्ड 3.0, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में। हर बढ़ती हुई कंपनी की तरह इन्होंने भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बनाया था, राइट? करीब 105 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी थी। हाँ, ताकि वहाँ एक नई मैसिव ग्रीनफील्ड फैक्ट्री लगाई जा सके।
ये तो एकदम टेक्स्ट बुक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट है। जमीन खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, मशीनरी लगाओ। लेकिन एंटरप्रेन्योर इंडिया की रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि इन्होंने अपना ये पूरा प्लान स्क्रैप कर दिया है। स्क्रैप कर दिया? इतनी महंगी जमीन खरीदने के बाद? हाँ, एक बहुत ही बोल्ड यू टर्न लिया है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस 105 करोड़ की जमीन को मोनेटाइज किया जाएगा, यानी बेच दिया जाएगा। ओके। और खुद की फैक्ट्री बनाने के बजाय वो एसेट लाइट मॉडल पर जाएंगे। एसेट लाइट यानी बनी बनाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को खरीदने के बजाय लीज पर लेंगे। एग्जैक्टली, लीज पर लेंगे। ये कदम एक टेक इंडस्ट्री के मूव जैसा लगता है मुझे तो। जैसे एक तेजी से बढ़ता टेक स्टार्टअप अगर खुद के डेटा सर्वर्स खरीदने और उन्हें मेंटेन करने में लाखों डॉलर्स लगाएं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। सही बात है। उसके बजाय वो सीधा क्लाउड कंप्यूटिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं, AWS पर स्पेस रेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एजिलिटी मिलती है उनको। बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। पर हेवी मैन्युफैक्चरिंग में एसेट लाइट होना काफी रेयर है ना? रेयर है, पर इसके इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब एक कंपनी जमीन खरीद कर फैक्ट्री बनाती है तो उसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। राइट। पैसा ब्लॉक हो जाता है और फैक्ट्री चालू होने से पहले ही बैंक को ब्याज देना पड़ता है, जिससे डेट बढ़ता है। लीज पे फैसिलिटी लेने से क्या होगा? एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन शायद कुछ ही महीनों में शुरू हो जाए। सही बात है, टाइम बच जाएगा। और कंपनी ने एस्टिमेट दिया है कि इस मूव से उनके टोटल बोरोइंग्स यानी कर्ज में 20% से ज्यादा की कमी आएगी। जमीन बेचकर जो कैश आएगा उससे पुराने लोन चुकाए जाएंगे। और इनका लॉन्ग टर्म टारगेट इससे बिल्कुल अलाइन होता है। मैंने पढ़ा था इन्होंने 2030 तक यानी FY30 तक पूरी तरह से नेट डेट फ्री होने का संकल्प लिया है। 2030 तक नेट डेट फ्री। एक ऐसी कंपनी जो हर साल 100% ग्रो कर रही हो, अगर वो अगले 6 साल में डेट फ्री होने की बात करे तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बहुत बड़ा सिग्नल है। और इस सिग्नल को बैक करने के लिए मैनेजमेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग गारंटी भी दी है। अच्छा, कैसी गारंटी? उन्होंने कहा है कि अगर ये 105 करोड़ों की जमीन आने वाले 6 महीने में मार्केट में नहीं बिकी तो प्रमोटर फैमिली खुद अपने पर्सनल पैसे से उस जमीन को कंपनी से खरीद लेगी। अरे वाह, इसे मार्केट की भाषा में स्किन इन द गेम कहते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने एसेट लाइट मॉडल पर इतना भरोसा है कि वो बैलेंस शीट पर किसी भी तरह का डेड वेट नहीं चाहते। फैक्ट्री का स्पेस लीज पर लेंगे और फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पर रखेंगे। सही कहा। तो अब कैपेसिटी तो तेजी से बढ़ जाएगी इनकी। उनका रन रेट अभी लगभग 1050 केजी पर मंथ है और जल्द ही 1200 केजी पर मंथ तक पहुंचने वाला है। पर मेरा सवाल ये है कि इतना सारा सामान जाएगा कहाँ? डोमेस्टिक मार्केट में तो इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स की पाइपलाइन है, लेकिन और कहाँ? अब उनका एक नया एजेंडा सामने आ रहा है जिसे उन्होंने नाम दिया है मेक इन भारत फॉर द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स। यहाँ ग्रोथ का अगला बड़ा लीवर छिपा है। अभी इनका एक्सपोर्ट्स टोटल रेवेन्यू का सिर्फ करीब 10% हिस्सा है। ओके। लेकिन अब इनका टारगेट मिडिल ईस्ट, UAE, सिंगापुर और मलेशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। इन्हीं मार्केट्स पे किन फोकस है? इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। मिडिल ईस्ट के बड़े B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स आमतौर पर चाइना या दूसरे हब्स पर निर्भर थे, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अब ग्लोबली कॉस्ट कंपेटिटिव और स्केल ड्रिवन हो गई है। राइट। नोवामा के अपडेट में भी इसका मेंशन था ना कि मलेशिया के एक डिस्ट्रीब्यूटर से इन्हें हर महीने 200 kg गोल्ड ज्वेलरी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और उसमें से 60 kg की मंथली सप्लाई तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। वाओ। और सबसे खास बात ये है कि ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी उनके रिस्क फ्री एडवांस गोल्ड बेसिस पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो अपना कोर मॉडल नहीं छोड़ रहे हैं। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से हर महीने 200 किलो। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है इनके लिए, है ना? और इस अग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए इन्हें जो पैसा चाहिए था वो भी मार्केट से स्मूथली रेज कर लिया गया है। हाँ, INR 270 करोड़ का कैपिटल रेज सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। बिल्कुल। पर देखिए, यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। पैसा सिर्फ फैक्ट्री लीज करने या एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में नहीं जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? इन्होंने एक्विजिशंस भी शुरू कर दिए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी सब्सिडरी है स्टार मंगलसूत्रा। उसने श्री ऋषभ गोल्ड नाम की एक कंपनी में 51% स्टेक खरीदने का अग्रीमेंट किया है, जिसकी डील वैल्यू लगभग 10 करोड़ रुपए है। राइट, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अब यहाँ ना मुझे थोड़ा अजीब कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ कंपनी बात कर रही है लैब ग्रोन डायमंड्स की, प्रीमियम 18K गोल्ड की और दुबई सिंगापुर में हाई एंड एक्सपोर्ट्स की। और ठीक उसी वक्त
दूसरी तरफ वो एक ट्रेडिशनल मंगलसूत्र बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं। राइट। क्या ये दो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में भागने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है, इससे इनकी प्रीमियम फोकस और ब्रांड पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं होगी क्या? देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन ना बाहर से देखने में लगता है, पर अगर इसकी मैकेनिक्स को डीपली समझा जाए तो ये एक बहुत ही शार्प रिस्क बैलेंसिंग एक्ट है। रिस्क बैलेंसिंग एक्ट? वो कैसे? डायमंड्स और 18K गोल्ड का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बेशक हाई मार्जिन है, लेकिन वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस में आता है। यानी जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी खरीदेंगे। एग्जैक्टली। उसमें फैशन ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का असर उस पर जल्दी पड़ता है। राइट। लेकिन ट्रेडिशनल मंगलसूत्र मार्केट की नेचर क्या है? वो तो हमेशा चलता है। हाँ, ये एक एवरग्रीन नॉन साइक्लिकल मार्केट है। इंडिया में शादियां हर साल होंगी और मंगलसूत्र की डिमांड कांस्टेंट रहेगी। सही बात है, ये तो कल्चरल चीज हो गई। तो श्री ऋषभ गोल्ड को अक्वायर करके स्काई गोल्ड एक ऐसे सेगमेंट पर कब्जा कर रही है जो इन्हें हाई वॉल्यूम और कंटिन्यूअस स्टेडी कैश फ्लो देगा। ओह, आई गेट इट नाउ। जब आपके पास एक ऐसा कोर बिजनेस हो जो हर मौसम में कैश जनरेट करता रहे, तो आप उस रिस्क फ्री बेस का इस्तेमाल करके अपने हाई मार्जिन डायमंड बिजनेस में एग्रेसिव बेट्स ले सकते हैं। अच्छा, यानी ये फोकस डाइल्यूट करना नहीं है, ये अपने रेवेन्यू पोर्टफोलियो को बुलेट प्रूफ बनाना है। बिल्कुल बुलेट प्रूफ बनाना है। एकदम क्लियर। यानी मंगलसूत्र बिजनेस उनका डिफेंस मैकेनिज्म बनेगा और लैब ग्रोन डायमंड्स उनका एग्रेसिव ग्रोथ इंजन। सही समझे आप। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए, अगर इस पूरी कहानी के सारे डॉट्स कनेक्ट करें, तो इनकी स्ट्रैटेजी की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, साफ हो जाती है। इन्होंने एडवांस गोल्ड मॉडल से अपने वर्किंग कैपिटल को फ्री किया। हाँ। और इन्वेंट्री रिस्क 0 कर दिया। राइट। उसके बाद 105 करोड़ की जमीन बेचकर और एसेट लाइट लीज मॉडल अपनाकर अपने डेट को तेजी से कम करने का रास्ता चुना। और एंड में ट्रेडिशनल डोमेस्टिक मार्केट के स्टेडी कैश फ्लो का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स और हाई मार्जिन डायमंड्स में पिवट किया। इस डीप डाइव केस स्टडी से जो सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है ना, वो ये है कि बिजनेस में वेल्थ हमेशा वहां नहीं बनती जहां मार्केटिंग हो रही है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। देखिए, रिटेल ब्रांड्स अपना करोड़ों रुपए कस्टमर एक्विजिशन, टीवी एड्स और प्राइम रियल एस्टेट वाली दुकानों पर खर्च कर रहे हैं। उनके मार्जिन्स पर हमेशा दबाव रहता है, जबकि बैक एंड पर स्काई गोल्ड जैसे मैन्युफैक्चरर्स प्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जीरो इन्वेंट्री रिस्क और कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के दम पर लगातार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और इसी थॉट से हमारी शुरुआत की उस गोस्ट किचन एनालॉजी पर बात वापस आती है। बिल्कुल। जो खाना बना रहा है ना, उसकी बैलेंस शीट उस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। सही कहा। तो इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल है? अगर B2B मैन्युफैक्चरर्स इतने पावरफुल, इतने टेक ड्रिवन और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, जहां उनके पास अब खुद का कैपिटल है, इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी डायरेक्ट पहुंच है और टॉप क्लास टेक्नोलॉजी पर उनका कब्जा है, राइट। तो क्या आने वाले दशक में रिटेल ब्रांड्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या फ्यूचर में मार्केट का असली कंट्रोल उनके हाथ में होगा जो सिर्फ फ्रंट एंड पर ब्रांड बनाते हैं, या उनके हाथ में जो बैक एंड की पूरी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर राज करते हैं? ये सच में एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरी रिटेल इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को बदल सकता है। और इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो जो लोग सुन रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचिए। इस आखिरी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए।